नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक टूल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम पर्यावरण अध्ययन की सीरीज चला रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, 10% का नियम दिया गया। तो यह नियम दिया गया लिंडेमान के द्वारा। 10% नियम के तहत एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का 10% भाग ही स्थानांतरित होता है। इसका मतलब मित्रों ये हुआ कि मान लीजिए कि किसी पोषण स्तर में 1000 कैलोरी है, तो जब वह दूसरे पोषण स्तर में जाएगी तो 1000 का 10% ही जाएगी, यानी कि 100 कैलोरी। और उसके बाद जब जाएगी तो 100 का 10% जाएगी, यानी कि 10% कैलोरी। तो यह नियम जो है लिंडेमान ने दिया है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। तो उसका सही क्रम है जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिकी तंत्र, फिर भूदृश्य। आगे बढ़ते हैं मित्रों। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है प्राथमिक उत्पादन। स्वपोषी मतलब हरे पेड़ पौधे। परपोषी स्तर के उत्पादन के संदर्भ में आता है सेकेंडरी उत्पादकता, यानी कि द्वितीय। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है। तो ये वही लिंडेमान का सूत्र है कि जब एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा जाती है तो वह घट के जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है जीव और वातावरण के बीच। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया गया अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रकृति का अध्ययन है, यह बताया यूजिन ओडम ने। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई तो वर्ष 1935 में एजी टांसले द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकॉस कहा कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने। एक प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है पारिस्थितिकी तंत्र। किसी प्रजाति विशेष के पौधों या व जीवों के रहने की जगह कहलाती है आवास, या इंग्लिश में से हैबिटाट कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, तो यह एक बंद तंत्र है। नहीं मित्रों, यह एक खुला तंत्र है। जब कोई पादप या जंतु समुदाय किसी वृहद भौगोलिक क्षेत्र पर निवास करता है तो उस क्षेत्र को कहते हैं बायोम। बायोम सबसे बड़ा क्षेत्र होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के आदेश के द्वारा। पलाची मांडा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, वह अवस्थित है, तो वह केरल में अवस्थित है। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, तो प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक हैं मासानोबु फुकुओका। ये जापान के एक पर्यावरणविद तथा किसान हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया, तो ग्रीन आर्मी ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ की है। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारियों तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं परितंत्र, यानी इकोसिस्टम का। वन, तालाब तथा खेत में कृत्रिम परितंत्र है, तो खेत कृत्रिम परितंत्र है, आर्टिफिशियल। वन, झील, धान के खेत तथा घास के मैदान में आर्टिफिशियल पारिस्थितिकी तंत्र है, तो वह है धान का खेत। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाती है जैविक विभव, बायोटिक पोटेंशियल। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला पारिस्थितिकी तंत्र है, तो वह है सामुद्रिक। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल में समुद्री जल होता है, तो यह होता है लगभग 97%। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण सोडियम क्लोराइड। तो आगे बढ़िए दोस्तों, मेरी यही गुजारिश है कि आप चैनल को इसी तरह से लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे यह चैनल ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े और लोगों की मदद होने पाए। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है वनारोपण, वर्षा, जल प्रबंधन तथा जैवमंडल भंडार।
वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण निवारण मददगार है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण है वनोन्मूलन, यानी जो वनों की कटाई है उससे भारत में पर्यावरण असंतुलन हो रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान प्राप्त है सर्वाहारी को। इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है तो वह है सौर ऊर्जा। परितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? तो कवक और जीवाणु जो हैं ये अपघटक जीव हैं। निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं तो यह अपघटक यानी डिकम्पोज़र। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केचुआ भूमिका अदा करते हैं अपघटकों की यानी कि डिकम्पोज़र्स की। प्राथमिक उपभोक्ता है चींटी तथा हिरन। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं शाकाहारी प्राणी। अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती है तो वह है चींटी। खाद्य श्रृंखला में मानव है तो मानव प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता दोनों है। वह जीव जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों यानी हरे पौधों से प्राप्त कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। इकोसिस्टम के संबंध में सत्य है उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं तो वह करते हैं उत्पादक। एक पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला में पक्षी, मछलियाँ तथा भेड़ियाँ हैं द्वितीय उपभोक्ता। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक हैं तो ये हैं फाइटोप्लैंक्टन। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में उत्पादक घटक हैं हरे पौधे। पौधे हरे रंग के लवक यानी कि क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं तो वो करते हैं प्रकाश संश्लेषण। जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशी यानी कि यूनिडायरेक्शनल। आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं घास, बकरी तथा मानव। जीव भार का पिरामिड जिस परिस्थितिकी तंत्र में उल्टा जाता है वह है तालाब। तो मित्रों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जीव भार का पिरामिड तालाब में कैसे बनता है, तो वो उल्टा बनता है। इसको याद करने की एक ये ट्रिक है कि अगर आप किसी तालाब में बोतल को डुबोते हैं तो वो उल्टी हो जाती है, ठीक है। तो आप उससे याद रखेंगे कि जीव भार का जो पिरामिड है वो तालाब में उल्टा बनता है और स्थलीय परितंत्र में जीव भार का पिरामिड हमेशा सीधा होता है यानी अपराइट। डीडीटी जैसे प्रदूषक होते हैं जैव निम्नीकरणीय। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण घोषित किया गया है पर्यावरण शत्रु। लोटिक आवास का उदाहरण है तालाब एवं नदी और लैंटिक आवास का उदाहरण है तालाब और दलदल और लोटिक आवास का उदाहरण है नदी। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है लैंटिक और लोटिक। तो लैंटिक में तो तालाब और दलदल हैं बट लोटिक को याद करने का एक ट्रिक है कि जो नदी होती है वो लोट के चलती है तो उससे याद कर लेंगे कि जो नदी है वो लोटिक आवास का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है तो उसको कहते हैं इकोटोन। सर्वाधिक स्थायी परितंत्र है तो समुद्री परितंत्र सर्वाधिक स्थायी परितंत्र है। जलमंडल, जीव स्थलमंडल और जैवमंडल में से कौन सा पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? तो जैवमंडल सबसे बड़ा या वृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं तो कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। जल चक्र को ओडम ने सम्मिलित किया है गैसीय चक्र में। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है यह किस आंदोलन का नारा है? तो यह चिपको आंदोलन का नारा है। दक्षिण भारत का पर्यावरण से संबंधित आंदोलन है तो दक्षिण भारत में एपिको आंदोलन चलाया गया।
वर्ष 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया एजी टांसले द्वारा। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी कि डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया, तो इसका प्रयोग किया गया अर्नेस्ट नेस के द्वारा। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का प्रयोग किया गया बेनेट के द्वारा। पारिस्थितिकी निशय की संकल्पना को प्रतिपादित किया ग्रिनले ने। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992, जैव विविधता अधिनियम 2002, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक निवासियों के अधिकारों को मान्यता किस अधिनियम द्वारा दिया गया, तो यह दिसंबर 2006 के अधिनियम द्वारा। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है डायटम, क्रेटेशियस, हेरिंग। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है पिक्नोक्लाइन। किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को दर्शाती है हेलोक्लाइन। तो मित्रों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पारिस्थितिकी तंत्र से थे, और ये मैंने वही वन लाइनर क्वेश्चन शामिल किए हैं जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको पसंद आएंगे, और हमारी यही गुजारिश है एक बार फिर से कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।